प्रोफेसर तैयबा, हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं ऐसे मामलात को सीरियस नहीं लेती हैं, तो बेसिकली मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये डिस्क्राइब करें कि एंडोमेट्रोसिस है क्या। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत सारी इंसिडेंट्स भी है, और उसके अलावा हमारी कई ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार भी होती है। लेकिन वही आप वाली बात कि कई दफ़ा किसी में जैसे कहते हैं ना डायग्नोसिस, या किसी अगर आप ये कहें कि उसकी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है, तशख़ीस नहीं होती है और उस वजह से इलाज भी नहीं होता है। तो एंडोमेट्रोसिस एक डिज़ीज़ है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। इसमें जो ख़वातीन हैं वो मेन कंप्लेंट उसमें पेन की होती है, दर्द, ख़ास दिनों में दर्द मुस्तकिल जो हो रहा होता है, आपस से मुलाकात में दर्द, और उसके अलावा कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो दर्द पूरे महीने ही परसिस्ट कर जाता है। आपको कोई भी काम करने से तकलीफ़, आपके ऑफिस जाने में मुश्किल। उसके अलावा ये लिंक्ड है, मतलब डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। जी, उसके अलावा ये लिंक्ड है इनफर्टिलिटी से भी, यानी कि इसके साथ बांझपन भी एसोसिएटेड है। दो तीन इसकी प्रेजेंटेशंस हैं एंडोमेट्रोसिस की। अच्छा, अब इसमें जो इसकी वजह क्या होती है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेन वजह ये है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की डिज़ीज़ है और ज़्यादातर जो है ना जो माहवारी आती है ख़ास दिन ख़वातीन के, उससे लिंक्ड है। जब भी वो ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मेनोपॉज के बाद या बिफोर जो डेज़ हैं आपकी बच्चियों के बिफोर मेनार्की, तब ये नहीं होती है। अच्छा, ख़वातीन में एंडोमेट्रोसिस बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या अच्छा, वजह है? इसके लिए ना बहुत सारी लिंक चीज़ें हैं। कुछ इसकी ये जो बीमारी है ना, बेसिकली ये एफ्लुएंट क्लास में ज़्यादा है, गरीब लोगों में कम पाई जाती है। अच्छा, ये क्या रीज़न है? हाँ, ये क्या रीज़न है? मे बी इसी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। मे बी गुड डाइट से लिंक्ड है, इनएक्टिविटी से लिंक्ड है, काम मतलब ज़्यादा जिसे कहना चाहिए। फिर ये कि उन बच्चियों की शादियाँ जनरली लेट होती हैं ज़्यादातर, और प्रेगनेंसी का जैसे इस पर प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है। जब शादियाँ लेट होंगी तो ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे टू द जो आपके साइकिल है, उस साइकिल की वजह से फिर ये जितना भी दफ़ा होगा उतनी दफ़ा इसका चांस बढ़ेगा। प्रेजेंट ये कर सकता है जैसे मैंने आपको बताया पेन से, और उसके अलावा जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब एग्जामिन करते हैं, तो इसमें ना अंडेदानी में थैलियाँ बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है, हेमरेजिक सिस्ट उनको हम कहते हैं। वो सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से अंडा रिलीज़ नहीं होता प्रॉपर्ली, और फिर हमल ठहरने में मुश्किल होती है। एंड एडिशन टू पेन दीज गर्ल्स हैव इनफर्टिलिटी। अच्छा, ख़वातीन को ऐसे ख़ास दिनों में बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं पेन की, हर किसी का बॉडी टाइप भी डिफरेंट होती है, तो पेन भी सबको डिफरेंट होती है। तो क्या उस पेन का टेम्परेरी या परमानेंट कोई इलाज है? अच्छा, पेन दो तरह की होती है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो सब लड़कियों में होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, और वो साइन ऑफ करता है कि आपका बॉडी सिस्टम टोटली नॉर्मल है। अगर जिनको पेन नहीं बल्कि होती, उन पे डाउट होता है कि इनका कोई बॉडी सिस्टम गड़बड़ है जिसकी वजह से नहीं हो रही। तो एवोल्यूटरी साइकिल्स जो है ना, एवोल्यूशन वन ऑफ द साइंस, जब हम पूछते हैं लड़कियों से कि आपको पेन होती है, तो दैट जस्ट टेल्स कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन देम। ठीक है, और उसके पेन किलर्स बिल्कुल इलाज हैं, बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो पेन रहती है और उसके साथ आप दवाई खाएं तो वो पेन ठीक हो जाती है। बहुत सारी अम्मियाँ दवाइयाँ नहीं खिलाती हैं ना, दर्द बर्दाश्त करने को कहती हैं। वेरी रॉन्ग, आपको बिल्कुल दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। सेफ़ पेन किलर्स मौजूद हैं। 1 से 2 दिन, अब जैसे कॉलेज जाना है, ऑफिस में आना है, काम होते हैं, घर का काम है, तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो जो अम्माएँ होती हैं, माएँ, उन्होंने गाइड करना होता है बच्चियों को, लेकिन अक्सर हम यही सुनने को मिलते हैं, कुछ नहीं होता, चाय पी लो, गर्म दूध पी लो, गर्म पानी की बोतल रख लो, या उबाल के अंडा खा लो, ठीक हो जाओगी, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। असल में पता नहीं, हमारे माशरा वो है जो दवाइयों से बड़ा दूर भागता है। जैसे मुझे अक्सर मरीज़ कहते हैं जी शुगर हो गई है, दवाई लग जाएगी, तो मैंने कहा बीमारी लग गई है, बीमारी लगने पे कोई टेंशन नहीं, वो भी तो लग गई है। तो बात ये कि दवाई लग जाना इज़ नॉट बैड। अच्छा, ये जो हम अभी पेन की बात कर रहे हैं, अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को जो पेन है ना, वो उनके ख़ास दिनों से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, प्रायर टू लाइक 10 to 15 डेज़। तो उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, उसमें ये है कि जो आपकी 10 to 15 डेज़ पहले वाली जो पेन है ना, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। नॉर्मल पेन वही है जो एक दिन की है, जो आपकी जिस दिन स्टार्ट हुई अगले दिन आपकी ख़त्म होगी, 2 डेज़ मैक्सिमम रह ली, ये है नॉर्मल पेन। उसके अलावा जो भी पेन है वो एबनॉर्मल है, चाहे वो 10 दिन पहले चल रही है, चाहे वो थ्रू आउट द साइकिल चल रही है, चाहे वो बाद में परसिस्ट कर रही है।
ऐसे कतन नहीं होता, उसको इन्वेस्टिगेट करने प्री एंड पोस्ट जो पेन है वो खतरनाक है। वो खतरनाक है। जो 1 से 2 दिन की पेन है वो नॉर्मल है। अगर 1 से 2 दिन के भी और कंसिस्टेंटली चल रही है तो एबनॉर्मल है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ज़रूर कोई बात है जिसकी वजह से हो रही है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो पेन्स को हम कैसे मतलब एक तो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ऑब्वियसली इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है लड़कियों को और माओं को भी नहीं है, तो वो वैसे ही कह देती हैं कि चलें छोड़ दें, डॉक्टर पर क्या जाके करना है, आपकी उम्र नहीं है कि अभी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो उस हवाले से क्या बताएंगे आप? मैंने आपको जैसे बताया, जो भी पेन 1-2 दिनों के साइकिल के अलावा है वो एबनॉर्मल है। ज़रूर चेक करवाएं क्या प्रॉब्लम है। इस मतलब देखिए, बात ये है कि हम लोग लेट जाते हैं डॉक्टर के पास, इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। कई चीज़ें अगर आप चले जाएंगे और वो आपको देख के बता देगा कि कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो फिर भी आपकी तसल्ली हो जाएगी ना। तो इसलिए इंतज़ार करना कि चेकअप नहीं कराना और घरेलू टोटके करते रहना है, ख़वातीन का ये बहुत बड़ा इशू है कि सारे ख़ानदान से डिस्कस करना है एक्सेप्ट डॉक्टर। तो डॉक्टर मुस्तनिद से जो आदमी नहीं करते ऐसे वो डॉक्टर से ही पूछते हैं, आपस में डिस्कस नहीं करते। ये फीमेल हैबिट भी है हमारा कल्चर भी ऐसा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। ओके, यहीं से हम अपनी डाइटिशियन को भी ऐड करते हैं। खतीजा अवान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं आप? जी खतीजा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। जी डॉक्टर खतीजा, आज हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रोसिस के बारे में, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हमारी डाइट भी होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। तो अगर किसी को ये इशू है एंडोमेट्रोसिस का, कोई इस पेन से गुजर रहा है, तो उसको थ्रू आउट अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए? अच्छा, एक बात तो मैं ये कहूंगी कि ये जो ऑनसेट ऑफ एंडोमेट्रोसिस है ना, ये जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं ये तब भी हो सकता है, ये बीच में कहीं भी हो सकता है, और ये मेनोपॉज तक इसके एट रिस्क पे होता है जो भी खवातीन होती हैं ना, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें थ्रू आउट अपना जो लाइफस्टाइल है और जो थ्रू आउट जो हमें अपनी हेल्थ है उसको कंसीडर करना चाहिए, और अपनी जो डाइट है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डाइट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये बहुत ही निग्लेक्टेड एक डोमेन है। हम इस पे फोकस नहीं करते, और स्पेशली खवातीन जब तक के शादी नहीं हो जाती, जब तक के प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, जब तक के उनके डॉक्टर्स के पास विजिट स्टार्ट नहीं हो जाते, वो बिल्कुल इस चीज पे फोकस नहीं करती कि उनको कैसे अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, कैसे अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सेटल रखना चाहिए, ताकि उनको लेटर ऑन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें और इसके हवाले से हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, तो मैं जनरलाइज्ड बात करूंगी जो कि उन खवातीन के लिए भी है जो कि शादीशुदा हैं, उन बच्चियों के लिए भी हैं जो कि एडल्ट्स हैं, और उन जो टीन एज बच्चियां हैं जिनको अभी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो रहा है उसके लिए भी है, ताकि आप जल्द अज जल्द इस चीज को सेटल कर सके, और बहुत हो कि आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना ही ना पड़े अगर आप ऑलरेडी अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर तो अगर हम इसकी डाइट की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो बहुत ज्यादा हमें ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो एंटी इंफ्लेमेटरी हो और जो एंटीऑक्सीडेंट्स रखती हो अपने अंदर। अब जब हम मरीज से बात करते हैं तो उसको हम इस लैंग्वेज में तो नहीं समझा सकते कि आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट चाहिए या आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, तो फिर हम उनको फूड आइटम्स बताना शुरू कर देते हैं कि क्या ऐसा खाना है जो आप रूटीन में ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप जितना ज्यादा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही ओवरऑल हेल्थ आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी। और हाइड्रेशन के लिए आप पानी का इस्तेमाल करें, आप फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहने के साथ साथ आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आपके लिए फॉलिक एसिड, ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, मेंस्ट्रुअल पेन को लेके, जो आपके पीरियड्स का साइकिल होता है, एग प्रोडक्शन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो खवातीन को पेन का सामना करना पड़ता है उसके लिए ओमेगा 3 और फॉलिक एसिड, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
और आई विल रिकमेंड कि जैसे ही बच्चियों को पीरियड्स हो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, ताकि इन द बिगिनिंग ही इन चीजों को सेटल कर लिया जाए वाया जी। फूड एंड वाया सप्लीमेंट्स। क्योंकि जब लेटर मेरे ख्याल में ऑडियो में इशू आ रहा है, कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर तैयबा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो माएँ हैं ना, टीन एज में जब बच्चियों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये बीमारी अगर उन्हें होती है, तो माएँ ध्यान नहीं देती हैं ज़्यादा कि इतनी सी उम्र है अभी, क्या ही मसला होगा इसको, तो वो निगलेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप उनको क्या गाइड करेंगी, और ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि दिस इज़ गोना बी सीरियस? अच्छा, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतलब जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसको ये शादी से लिंक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ना ये बड़ा एक इशू है कि शादी ही, मतलब जैसे हमारी कौम में तो हर हाल में एक शादी सबसे इम्पोर्टेंट, नो डाउट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। लेकिन अब जैसे अगर किसी को सिर्फ 13-14 ईयर्स पे आपकी एक साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिए ना, शादी तो 23-24 साल से पहले अनलाइकली है। जनरली 25 के अराउंड बच्चों की शादी होती है, 20-25। तो आपके 10 इयर्स तो मौजूद है ना, जिसमें से कई चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रियलाइज़ करना है कि इसका इलाज मुमकिन है। मतलब ये, और इलाज जितनी जल्दी प्रेजेंट करें उतनी जल्दी मुमकिन होगा ना। प्रिवेंशन एक अपनी जगह बात है, लेकिन वो आपको पहले आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि सिम्टम के तौर पे जब बच्चियाँ जाती हैं तब ये आता है। तो पेनफुल साइकिल हमेशा एक, मतलब जैसे मैंने बताया, 2 दिन जो रूटीन के हैं दैट इज़ नॉर्मल। उसके लिए दवाई, पेन किलर्स कोई भी ले लें, सिंपल पैनाडोल भी ले सकते हैं, कोई डॉक्टर को दिखा के भी ले सकते हैं। पेन किलर्स की आप बात कर रही हैं, अक्सर एक तो माएँ भी मना करती हैं और दूसरों से भी जो हम सुनते हैं वो भी मना करते हैं कि बर्दाश्त करनी चाहिए, इसमें मेडिसिन तो लेनी नहीं चाहिए, तो मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगे आपको। ये बिल्कुल गलत है, मिथ है। इट्स अ टोटल मिथ। जब कभी शुरू से सिलसिला शुरू हुआ था ना, तो बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चीज़, देखिए, जो भी दवाई 3 दफ़ा दिन में ले रहे हैं ना, इसका मतलब उसका 6 घंटे में असर खत्म हो रहा है, तभी 3 दफ़ा ले रहे हैं। अगर पूरे दिन के लिए दवाई हो तब भी वो 24 घंटे में असर खत्म हो रहा है, फिर अगले दिन दवाई खा रहे हैं आप, ऐसे ही है ना। तो 24 घंटे से ज़्यादा कोई दवाई भी जिस्म के अंदर नहीं रहती है, इट जस्ट गोज अवे। तो आपका दवाई का जो जहन में है कि वो लग गई, रह गई, इट्स रॉन्ग। तो आप, एक तो ये कि आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको दवाई देना। दूसरी बात ये कि जो भी एबनॉर्मल सिम्टम है ना, जैसे कि साइकिल की एबनॉर्मेलिटी है, या आपकी इनफर्टिलिटी के बाद तो लोग आ ही जाते हैं, या आपस में मिलने में तकलीफ है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ये वो 2-3 सिम्टम्स हैं जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट है। मतलब अलर्ट भी होना चाहिए, और इसका इलाज मुमकिन है दवाइयों से भी, सर्जरी के अलावा भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोगों को नहीं आइडिया।